आज हम 11th अकाउंट विषय में लेखांकन का परिचय के अंतर्गत लेखांकन समंकों के उपयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेखांकन समंकों के उपयोग या कार्य निम्न प्रकार से होते हैं। इसमें पहला आता है व्यवसाय की उपलब्धियों को मापना। लेखांकन में सभी आर्थिक घटनाओं के लेखे किए जाते हैं। आर्थिक घटनाओं जिन्हें मुद्रा में अपन माप सकते हैं, जो किसी अवधि विशेष, यह साधारणतः 1 वर्ष का होता है, में ही हो चुके होते हैं तथा जिनका प्रलेखनीय प्रमाण होता है। इनके आधार पर ही व्यवसाय की उपलब्धियों को मापा जा सकता है, अर्थात व्यवसाय हमारा किस ओर जा रहे हैं, इनको मापने की क्रिया लेखांकन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, भावी लक्ष्यों का अनुमान लगाना। लेखांकन में जो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ही हम भविष्य की संभावित अनुमान लगाते हैं, अर्थात इन सूचनाओं से भविष्य के उत्पादन, विक्रय, संपत्तियों के मूल्यह्रास आदि के बारे में पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। तीसरा, निर्णय में सहायक। लेखांकन से प्राप्त सूचनाएं भविष्य की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण आधार का कार्य करती है, जिससे उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। चौथा, निष्पादन की त्रुटियों को सुधारना। लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं की सहायता से ही जो हमारे पास प्राप्त उपलब्धियों की तुलना निर्धारित लक्ष्यों से की जाती है तथा निष्पादन में जो पाई जाने वाली त्रुटियों के सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारे द्वारा उन त्रुटियों को रोका जा सकता है। पांचवा, वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना। लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं से ही आयकर, विक्रय कर तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। प्रत्येक संस्था, चाहे वह फर्म हो, कंपनी हो या अन्य किसी प्रकार में हो, करों के निर्धारण हेतु लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। छठवां पॉइंट, तुलनात्मक अध्ययन। लेखांकन सूचनाएं विभिन्न अवधियों के आंकड़े तथा अन्य फर्मों के आंकड़े तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिसके आधार पर हमारे द्वारा विविध निर्णय किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं 7वां पॉइंट की ओर, सामाजिक उत्तरदायित्व। 7वां, सामाजिक उत्तरदायित्व। लेखांकन सूचनाएं व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। व्यवसाय का भी समाज के प्रति दायित्व रहता है। समाज के द्वारा व्यवसाय को एक ऐसा सुव्यवस्थित ढांचा और सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसके बिना व्यवसाय को चलाया ही नहीं जा सकता। व्यवसाय द्वारा समाज को जो सेवाएं प्रदान की जाती है, अब उन सेवाओं की रिपोर्ट की भी मांग बढ़ती जा रही है। सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा समाज के प्रति की गई सेवाओं की पहचान करती है, उन्हें मापती है और उनके विषय में सूचनाएं प्रदान करती है। लेखांकन समंकों के उपयोग के बाद अब हम आते हैं लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताओं के अंतर्गत। विशेषताओं में पहला पॉइंट है बोधगम्यता। तो सबसे पहले यह जान लेना उचित है कि बोधगम्यता का मतलब क्या होता है। बोधगम्यता आवश्यक सूचनाओं को सरल बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। लेखांकन सूचनाओं को इतनी सरल तथा तर्कपूर्ण विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि इनके प्रयोग करने वालों जैसे कि विनियोक्ताओं, ऋणदाताओं, कर्मचारियों आदि को इन्हें सरलता से समझ में आ जाए। एक ऐसा व्यक्ति भी जिसे लेखांकन शब्दावली का कोई भी ज्ञान न हो, इन्हें बिना किसी कठिनाई के समझने में समर्थ होना चाहिए। वित्तीय विवरणी
में दी गई सूचनाओं को समझाने के लिए इनसे संबंधित स्पष्टीकरण नोट के रूप में दिए जाने चाहिए। जैसे ऐसे विषय जिनके बारे में स्पष्टीकरण दिए जाते हैं वह हास की पद्धति, मूल्यांकन, रहतिये का मूल्यांकन, संभावित दायित्वों का विवरण, हानियों की व्याख्या, स्थिति विवरण की तिथि के पश्चात की घटनाओं का प्रकटीकरण आदि शामिल है। इस प्रकार से बोधगम्यता का सरल अर्थ आसानी से समझने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाना है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर, विश्वसनीयता। लेखांकन सूचनाओं का विश्वसनीय होना अति आवश्यक है। सूचनाएं इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए कि उनकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके। सूचनाओं को प्रामाणिक माना जा सकता है यदि सूचनाएं व्यवसाय में प्रयोग किए गए विभिन्न लेखों पर आधारित हो। ये प्रलेख होते हैं केस मेमो, अर्थात जिसमें रसीद हमको जो दी जाती है, क्रय विक्रय बीजक आदि। इन प्रलेखों के आधार पर सूचनाओं की जांच कभी भी की जा सकती है। प्रामाणिकता से लेन देनों के लेखांकन की सत्यता सिद्ध हो जाती है और कोई भी व्यक्ति स्वयं ही इस सत्यता की जांच कर सकता है। परंतु यदि मूल प्रलेख उपलब्ध नहीं है तो लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण द्वारा जो लेखांकन सूचनाएं प्रदान की जाती है वह प्रामाणिक हो सकने योग्य नहीं होती और फलस्वरूप ये सूचनाएं विश्वसनीय नहीं मानी जाती। कुछ लेखांकन लेखे अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं जबकि कुछ अधिक विश्वसनीय नहीं होते। उदाहरण के लिए स्थायी संपत्तियों का इनकी वास्तविक लागत पर लेखांकन करना अत्यधिक विश्वसनीय होता है, किंतु क्योंकि यह संपत्ति हस्तांतरण पत्र से स्वतंत्रता पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, परंतु कुछ अन्य लेन देनों के विषय में यह बात लागू नहीं होती क्योंकि लेखांकन कोई निश्चित विज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए स्थायी संपत्तियों पर लगाए गए हास को स्वतंत्रता पूर्वक प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अनुसार पर आधारित होते हैं और ऐसा अनुमान लगाने के लिए व्यक्तिगत निर्णय की आवश्यकता होती है। अंतिम रहतिये का मूल्यांकन संदिग्ध ऋण आयोजन बनाते समय भी व्यक्तिगत निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे व्यवहारों में विश्वसनीयता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत निर्णय स्वतंत्र और पक्षपात रहित हो। तीसरा पॉइंट, तुलनात्मकता। तुलनात्मकता लेखांकन सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण उपयोगी गुण है। वित्तीय विवरणों में चालू वर्ष के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, आंकड़ों के साथ साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे कि चालू परिणामों की पिछले परिणामों से तुलना की जा सके। इसी प्रकार से वित्तीय विवरण इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि संस्था की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति की तुलना इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से की जा सके। तुलना से संस्था के सुदृढ़ और कमजोर बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है। तुलनात्मकता तभी संभव है जब किसी उद्योग की सभी फर्में लगातार सभी वर्षों में एक जैसे लेखांकन सिद्धांतों का पालन करते आए हो। चौथा, अनुरूपता। वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदर्शित लेखांकन सूचनाएं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। अनावश्यक और अनुपयुक्त सूचनाएं वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। अनुरूप सूचना उसे कहते हैं जिसमें निर्णयों में अंतर लाने की क्षमता हो, अर्थात जो प्रबंधकों, लेनदारों, विनियोक्ताओं और लेखांकन सूचनाओं को प्रयोग करने वाले अन्य पक्षकारों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हो। उदाहरण के लिए किसी कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में दिए गए लाभांश की दर विनियोक्ताओं के लिए एक अनुरूप सूचना है, क्योंकि यह भविष्य के लाभांशों का पूर्वानुमान लगाने के लिए आधार प्रदान करती है। इसी प्रकार से इस स्थिति विवरण में देनदारों को लिखते समय देनदारों की कुल राशि एक साथ
एक अनुरूप सूचना है, न कि देनदारों की संख्या। इस अर्थात देनदारों की राशि लिखी जानी चाहिए, न कि देनदारों की संख्या, क्योंकि लेखांकन सूचना का प्रयोग करने वाले पक्षकारों की आवश्यकता विभिन्न होती है। अतः लेखाकार के सामने तथ्यों के समूह में से अनुरूप तथ्य छांटने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मकता विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं बही खाते की प्रणालियाँ, अर्थात बही खाते को भिन्न भिन्न प्रणालियों के द्वारा बनाया जाता है। इन्हें हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, आंग्ल प्रणाली और दूसरा भारतीय या महाजनी प्रणाली। आंग्ल प्रणाली से तात्पर्य है इंग्लिश सिस्टम और भारतीय महाजनी प्रणाली का मतलब है इंडियन सिस्टम। सबसे पहले आंग्ल प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में यह लिखे किए जाते हैं। इस प्रणाली के प्रमुख रूप से 3 रूप हुआ करता है। यह पूर्णतः अंग्रेजी पद्धति पर आधारित होता है। वर्तमान में जो अकाउंट हमारे जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वह अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। इसमें पहला है दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन या सौदे के 2 रूप हुआ करता है, अर्थात एक नामे तथा दूसरा जमा। एक रूप डेबिट तथा दूसरा रूप क्रेडिट से संबंधित रहता है। यह प्रणाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक है, अतः इसे सर्वोत्तम प्रणाली माना जाता है। इस प्रणाली को व्यवहारिक पद्धति भी कहा जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। दूसरा इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में व्यापारिक कुछ लेन देनों का एक रूप का ही लेखा करता है तथा कुछ सौदों के दोनों रूपों का लेखा करते हैं तथा कुछ सौदों का लेखा छोड़ देते हैं। ऐसा कई कारणों से किया जा सकता है, जैसे धन की कमी, लेखों का पूर्ण ज्ञान न होना, अज्ञानतावश आदि। इस प्रणाली को अपूर्ण बही खाता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है रोकड़ प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। उधार लेन देनों का लेखा उसी समय किया जाता है जबकि उनका रोकड़ में भुगतान हो जाता है। जिन संस्थाओं में लेन देन नगद ही किए जाते हैं तथा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उनके द्वारा रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं, पुस्तकालय आदि में जो लेखे किए जाते हैं वह रोकड़ प्रणाली के आधार पर ही रखे जाते हैं। इसके बाद आते हम दूसरा पॉइंट की ओर, भारतीय या महाजनी प्रणाली। यह प्रणाली भारत में प्रचलित है, इसके कारण भारतीय प्रणाली के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मूल उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में पूर्ण तथा विशुद्ध रूप से किया गया है। इस प्रणाली में लंबी बहियाँ प्रयोग की जाती है। लेखे देशी भाषाओं अर्थात हिंदी में, उर्दू में, गुजराती में, मराठी में, उड़िया भाषा में आदि में भी लेखे किए जा सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत कच्ची तथा रोकड़ प्रणाली, खाता बही तथा अन्य सहायक बहियाँ रखी जाती है। यह प्रणाली सरल तथा वैज्ञानिक है। इस प्रणाली के देशी बही खाता अथवा महाजनी बही खाता प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला भाग अगले वीडियो में।